नमस्कार, मैं हूं स्मृति रस्तोगी और कू स्टूडियो के इस लाइव शो में आप सभी का स्वागत है। जागरण.com के इस ब्रांड न्यू शो कू प्रेजेंट्स चुनावी हलचल में हम बात करेंगे 5 राज्यों में हो रही चुनावी गतिविधियों के बारे में। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में इलेक्शन को लेकर जो कुछ भी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और इंटरेस्टिंग होगा उसे हम यहाँ कू स्टूडियो में डिस्कस करेंगे। उसका बैकग्राउंडर आपको समझाने की कोशिश करेंगे और उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा उसको एनालाइज करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। फिलहाल आज स्टूडियो में मेरा साथ दे रहे हैं जागरण न्यू मीडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रत्युष रंजन। प्रत्युष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति। प्रत्युष, 5 राज्यों पे अगर बर्ड आई व्यू की अगर बात करी जाए कि मतदान ओवरऑल कैसा रहा 5 राज्यों में, वोटर टर्नआउट और वोटिंग परसेंटेज कैसी रही, उस पर आप थोड़ा सा हमें बताइए। बिल्कुल स्मृति, हम उत्तराखंड से स्टार्ट कर सकते हैं। उत्तराखंड में जो मतदान हुआ वो उनका परसेंटेज था 62.5%। और इसको अगर हम कंपेयर करें पिछले इलेक्शन से स्मृति, तो पिछले इलेक्शन में 65.56% की वोटिंग हुई थी उत्तराखंड में। सो थोड़ा सा डाउन है वोटिंग परसेंटेज। वैसे ही अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में 71.15% की वोटिंग हुई है पंजाब में इस अभी तक जो इस बार इलेक्शन हुए हैं। पिछले बार के इलेक्शन की अगर हम बात करें तो पिछली बार में भी ऑलमोस्ट इसी के आसपास वोटिंग परसेंट थे। अगर हम बात करें गोवा और मणिपुर के, गोवा और मणिपुर ऐसे 2 स्टेट हैं जहां पे वोटिंग परसेंट हमेशा ही हाई रहती है। इस बार गोवा में 78.94% की वोटिंग हुई है और मणिपुर में 87.86% की वोटिंग हुई है। तो ये दोनों स्टेट तो खैर हमेशा से ही लास्ट टाइम के आसपास ही रहे हैं और हमेशा से ही इनका एक ऊपर का परसेंटेज रहता है। लेकिन उत्तराखंड और पंजाब में थोड़ा सा वोट परसेंट डाउन हुआ है और इसके कारण क्या हो सकते हैं ये अभी मतलब चर्चा का विषय हो सकता है कि वोटिंग परसेंट डाउन क्यों गया है, अब क्यों नहीं गया है, क्या कारण हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स बहुत तरह के कारण बताते हैं, बट अब ये चर्चा का एक हमारे लिए विषय बना बाकी जो आपने बताया उत्तर प्रदेश और मणिपुर को छोड़ करके बाकी जो स्टेट हैं, तीनों स्टेट, उनमें सिंगल फेज इलेक्शन रहा। उत्तर प्रदेश को फोकस करें, 5 चरण हो चुके हैं मतदान के, 6ठा चरण कल है। ओवरऑल 5वें चरण की अगर बात करें तो कैसा वोटर टर्नआउट रहा है, वोटिंग परसेंटेज कैसी रही है। 2017 से अगर कंपेयर किया जाए, थोड़ा सा देखा जाए तो मोर और लेस 5 जो चरण हुए उनमें ऑलमोस्ट सेम रही है। क्या वजह है इसकी? वजह स्मृति बहुत वजह हो सकती हैं, किसी एक वजह की तो हम नहीं अभी एक वजह को हम नहीं पकड़ सकते। हाँ, लेकिन मैं अगर दर्शकों को बता दूं कि जो फेज वाइज जो 5 चरण हुए हैं उसमें उन 5 चरणों में क्या वोटिंग परसेंट थे। तो यूपी के फेज 1 में 62.43% का वोटिंग हुआ, फेज 2 में 64.66 का हुआ, फेज 3 में 62.28% का वोट परसेंट हुआ, फेज 4 में 62.76 का हुआ एंड फेज 5 में 58.33% का वोट हुआ। तो ओवरऑल हम देखें तो ये परसेंटेज थोड़ा सा लो है। हालांकि ये इलेक्शन ऐसा था स्मृति कि इसमें लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। सारे पार्टियों के दिग्गज नेता पूरा जमीनी स्तर पे लोगों से कनेक्ट करने की पूरी कोशिश की, कैंपेनिंग बहुत अच्छी तरीके से की। ये सबका, ये एक्सपर्ट्स का भी मानना था कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन इस बार वोटिंग परसेंटेज का पिछले बार से भी कम जाना या उसके आसपास रहना, ये कई सारे एक्सपर्ट्स के लिए भी एक झटका है। और पॉलिटिकल पार्टीज भी अभी कंफ्यूज है। मेरी कई लोगों से बातचीत हुई है जो ऐसे जनरली चर्चा होती है, तो उसमें पॉलिटिशियंस भी इस बात पे नहीं सहमत हैं कि ये क्या कारण हो सकता है कि जो या ऊंट किस करवट बैठेगा। उनके लिए ये बताना बहुत मुश्किल उनके लिए भी है। अब हम देखते हैं कि अगला जो 2 चरण बचा है, जिसकी एक वोटिंग कल है और अगला मार्च 7 को है, उसमें वोटिंग परसेंटेज क्या बनता है। क्योंकि अभी जो 2 चरण है वो पूर्वांचल में, वो पूर्वांचल जैसा कि हमने कल भी बात की थी, पूर्वांचल काफ़ी अहम रोल प्ले करेगा और करता रहा है जी। और हम देखते हैं कि वहाँ पे वोटिंग परसेंट जो है कितना बढ़ता है। एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है, एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। अच्छा प्रत्युष, जो 6ठा चरण है उसके लिए कैंपेनिंग कल खत्म हो चुकी है, कल उस पर मतदान होगा। 7वें चरण के लिए इस वक्त सारे जो दिग्गज नेता हैं, सारे जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, दे आर क्रिस क्रॉसिंग, मतलब पूरा मोमेंटम गैदर करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतों को हासिल करने की पूरा प्रयास, पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो 7वें चरण को लेकर आज क्या कुछ ग्राउंड में एक्शन रहा है? स्मृति, आज 7वें चरण की जो कैंपेनिंग हुई है उसमें सबसे बड़ा नाम प्रधानमंत्री मोदी का है, जो सोनभद्र में उन्होंने रैली की है। और सोनभद्र में रैली करते हुए अपने सिग्नेचर स्टाइल में मोदी ने अपोनेंट्स पे, खासकर समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद को लेकर वापस से हमला किया है। और उन्होंने बोला है कि परिवारवाद करने वाले लोग जो राजनीति में हैं उनका एक ही ध्येय होता है परिवार का डेवलपमेंट, ना कि स्टेट का डेवलपमेंट।
तो यही उनका ये डायरेक्ट हमला रहा है समाजवादी पार्टी पे और अखिलेश यादव पे, और यही उन्होंने सोनभद्र की भी रैली में किया। इसके अलावा योगी की भी रैली हुई है आज। योगी भी लगातार अपनी सारी रैलियों में जब भी वो बात करते हैं तो एक बार बुलडोजर की बात जरूर आती है कि माफिया को कैसे क्रश करना है, बुलडोजर चलता रहेगा। और कई बार उन्होंने पहले ही बोला है कि हम यहाँ पे शिमला ऐसी ठंडी इस गर्मी के मौसम में भी कर देंगे। अखिलेश यादव भी रैली उन्होंने भी किया है आज, और वो जौनपुर में आज रैली कर रहे थे वो, और वहाँ पे उन्होंने बहुत तगड़ा हमला बोला है योगी के ऊपर। और उन्होंने ये कहा है कि ये सिर्फ जो है भाजपा जो है शब्दों की राजनीति कर रही है, खासकर जमीनी स्तर पे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है। सो हमलों का दौर जारी है, और कुछ ही दिनों की बात है जब ये दौर भी खत्म होगा, और हम वेट करेंगे कि क्या इसके रिजल्ट्स आते हैं, क्या मायने निकल के आते हैं। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है रिजल्ट आने से, 10 तारीख को सब कुछ क्लियर हो जाएगा, किसको कहाँ पे क्या विजय मिली है। प्रत्युष, आप एक नज़र डालते हैं आज कू पर क्या कुछ इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग रहा है पॉलिटिकल लीडर्स की ओर से। सबसे पहला कू हम देखेंगे, केशव प्रसाद मौर्य डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, सपा बसपा और कांग्रेस पर उन्होंने हमला बोला है, और गुंडों, अपराधियों, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो भाजपा का संकल्प रहा है उस पर उन्होंने बात कही है अपनी। अगर 5 साल के रिपोर्ट कार्ड को उठाकर देखा जाए भाजपा के, तो किस तरीके का उन्होंने काम किया है और लोगों को, पार्टी को लोगों से किस तरीके का समर्थन मिला है? बिल्कुल स्मृति, जो मौर्य जी स्कूप पोस्ट पे बोल रहे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो 5 साल सरकार रही है बीजेपी की, योगी आदित्यनाथ की, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ विकास के ऊपर ही फोकस किया है, और इनका पहला अटैक जो रहा है वो रहा है सिर्फ और सिर्फ माफियाओं के ऊपर और वैसे लोगों के ऊपर जो विकास की राजनीति कभी करते नहीं थे। और हमेशा से लॉ एंड ऑर्डर की बात हमेशा ये लोग करते हैं, बीजेपी के लोग करते हैं और सरकार करती रही है। और लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन बदला है पिछली बार से, पिछले कई सालों में लेके, इसके ऊपर ये लोग हमेशा बात करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक लेवल में शायद ये ठीक ही है, क्योंकि हालांकि हमले होते रहे हैं कि पुलिस का राज हो गया है, लेकिन जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर काम किया है, और इसके बारे में एक्सपर्ट्स भी कई एक्सपर्ट्स भी इस पे राजी होते हैं कि हाँ, इस मामले में सुधार तो आया है, सुधार आया है, और कहीं ना कहीं कुछ एस्पेक्ट्स पे, कुछ ज़रूरी जो पहलू, उन पर पार्टी खरी उतरी भी है। बिल्कुल पार्टी का काम रहा है। दूसरे कू पे नज़र डालते हैं, शिवपाल सिंह यादव का ये कू है समाजवादी पार्टी से। कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य जी के काफिले पे हमले की इन्होंने बात कही है। जो जब चुनाव व प्रचार प्रसार ये सब चीज़ें होते हैं, उनमें जो हमले हैं उनको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? स्मृति, ये बहुत दुखद घटना है। ये हमला हुआ है उनके काफिले के ऊपर, और जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि वो एक दूसरी कार में बैठे थे, अपने डेजिग्नेटेड कार में नहीं थे, इस कारण से वो ज़्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं हुई। उन्होंने क्लेम किया है कि ये बीजेपी वर्कर्स की तरफ से हमला हुआ है। उनकी जो पुत्री हैं, जो बीजेपी से एमपी हैं, उन्होंने भी अपने पार्टी पे हमला किया है इस बात को लेके कि ये हमला इस तरह से करना ठीक नहीं है, क्योंकि बीजेपी हमेशा पीस की बात करती है। तो ये ऐसी घटनाएं दुखद होती हैं, और वायलेंस से बचना चाहिए किसी भी पार्टी को, किसी भी पार्टी के वर्कर्स को। चुनाव एक बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है लोकतंत्र के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए, और उसको स्मूथली चलने देना चाहिए। बाकी जो चीज़ें जनता के हाथ में होती हैं वो जनता तय करती है, मतदान केंद्र पे जाके जनता को वो करने देना चाहिए बिल्कुल स्मूथ तरीके से। ये एक मैसेज है मुझे लगता है इस मंच के जरिए जो लोगों तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है। एक और हमारे पास कू है समाजवादी पार्टी का ही, आइए नज़र डालते हैं। कैलाश नाथ चौरसिया कह रहे हैं, महिला मंडल ने घर घर जाकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील की। अच्छा, इसमें एक और एक अहम मुद्दा जो सामने आता है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आता है, महिलाओं का कितना अहम रोल इस बार, जो अभी तक 5 चरण रहे हैं, कितना अहम रोल किरदार रहा है उत्तर प्रदेश? स्मृति, महिलाओं का रोल सिर्फ इस 5 चरण नहीं, बल्कि अगर मैं कहूँगा तो 2014 के चुनाव से ही महिलाओं का बहुत ही, 14 के लोकसभा चुनाव से ही महिलाओं का बहुत ही अहम रोल दिखता आया है। वो एक, जैसे हमने कल भी बात की थी, एक सेपरेट क्लास क्रिएट कर दिया बीजेपी ने अपने फेवर में। महिलाएं जो किसी भी कास्ट की हैं उनको घर चलाना है, और घर चलाने के लिए जो स्कीम्स उन तक आते हैं वो उनके लिए होते हैं। जैसे किसी के घर में अगर चूल्हा नहीं है, उसके घर में उज्ज्वला योजना से अगर चूल्हा आता है तो उनके लिए हो सकता है कास्ट इक्वेशन जो एक्सपर्ट्स बात करते हैं वो मैटर ना करे। तो महिलाओं का रोल हमेशा से बढ़ा है, और हमने देखा है कि महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है डिसीजन मेकिंग में।
पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में भी, या आप घर की बात करें तो अपने घर में भी पहले होता था कि अगर घर के मुखिया ने बोल दिया तो सबने उसके पीछे जाके वोट कर दिया। अब ऐसा नहीं है। आप अगर वोटिंग के बाद अगर जाके घर में बात करें तो महिलाओं ने किसी और को वोट किया है, पुरुष ने किसी और को वोट किया है, तो अपने डिसीजन मेकिंग में वो अब जो है ना आगे एक स्टेप आगे आ गए हैं। और जैसा उस पोस्ट में था, महिला मंडल को प्रभावित करने का या उन तक पहुंचने का, उन तक पहुंच बनाने का सारी पार्टीज ने अभी काम शुरू किया है। और ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि घर की महिलाएं वो किसी कास्ट की हो या उन्होंने कास्ट इक्वेशंस को छोड़ के दूसरे मुद्दों पे वोट किया है या नहीं, ये एक बहुत ही समझने वाली चीज़ होगी। एक अहम किरदार निभाती हुई दिख रही हैं महिलाएं एज यूजुअल। अच्छा, हमारे पास कुछ और ऐसे कूज हैं, रिएक्शंस हैं जो आम जनता से हमें मिले हैं, आइए नजर डालते हैं। विनय जी हैं, कह रहे हैं बातें चाहे जितनी हो जाएं, स्वास्थ्य के मामले में पूर्वांचल को अभी और सुविधाएं देने की ज़रूरत है ताकि पहले जैसी स्थिति कभी ना आए और हमारे बच्चे स्वस्थ रहें। ये एक मुझे लगता है एक इम्पॉर्टेंट बात है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें सरकार ने, प्रेजेंट मौजूदा सरकार ने बहुत कुछ करने का प्रयास भी किया है। बिल्कुल स्मृति, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्वास्थ्य के बारे में बात करना, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 2-2.5 सालों में एक पैंडेमिक ने हम सबको परेशान किया, पूरे विश्व को परेशान किया। और अच्छे अच्छे देश जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छे माने जाते थे, उनको भी प्रॉब्लम हुई, हमने भी प्रॉब्लम फेस की। तो बहुत ज़रूरी है बुनियादी तौर पे स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करना, क्योंकि बड़े शहरों में रह रहे लोग जो है उनके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं, लेकिन जो लोग छोटे शहरों में रह रहे हैं या गांव में रह रहे हैं, अगर उनको पैंडेमिक जिस तरह से अटैक किया है, अगर आगे ऐसा कुछ हो नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो उन तक वो सुविधाएं कैसे पहुंचेंगी या सुविधाएं उन तक हैं कि नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा पोस्ट है और मैं समझता हूँ लीडर्स को, सबको ये इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, ये ऐसे 3 चीज़ें हैं जो हर घर, हर परिवार की ज़रूरत है जी। हम विकास की भी बात कर रहे थे, तो उस एस्पेक्ट पे भी हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग कू है। ये गोपीनाथ जी का कू है। चूंकि पूर्वांचल का बिहार से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, ऐसे में अंतर्राज्यीय परिवहन को और मजबूत किया जाना ज़रूरी है ताकि यूपी बिहार आपस में और सुगमता से जुड़ सकें। यूपी बिहार सुगमता से पहले से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो इनका पोस्ट है वो ये है कि वो जो इन्होंने परिवहन की बात की है, अंतर्राज्यीय परिवहन की, अंतर्राज्यीय परिवहन की बात करना एक अलग है और कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी की बात करना एक अलग चीज़ है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप परिवहन तब चला सकते हैं जब आपकी कनेक्टिविटी हो। कनेक्टिविटी पे तो सरकार ने काफ़ी काम किया है और यूपी में हमने देखा भी है, बिहार में भी हमने देखा है। हाँ, बट स्टेट परिवहन कि कितनी फैसिलिटीज़ हैं, कितनी बसेस चल रही हैं या कितने और सुविधाएं दी हैं सरकार ने, वो फ्रिक्वेंसी कितनी है उसकी, आवागमन कितना लोगों का हो रहा है, इस पे दोनों ही जो है राज्य को ध्यान देने की ज़रूरत है। और ना ही बिहार, यूपी के चारों तरफ जितने भी स्टेट हैं, इनफैक्ट हर स्टेट को अपने सराउंडिंग स्टेट्स के जो कनेक्टिविटी है और उसमें जो फैसिलिटीज़ हैं, दोनों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई इन्होंने। कनेक्टिविटी होती है तो वो एक विकास का रास्ता भी खोलता है, तो कनेक्टिविटी की बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ही अधिक ज़रूरत है। एक और कू है हमारे पास, अनीश का कू है। वो कह रहे हैं पूर्वांचल के विकास के बिना पूरे प्रदेश का विकास असंभव है, जो कि हम हमेशा से बात करते थे। पूर्वांचल जो कि अब नेक्स्ट चरण, जो छठा चरण है, एक अहम भूमिका निभाता है पूर्वांचल, और काफ़ी ऐसे की कॉन्टेस्ट हैं जो हो रहे हैं। तो इसमें कहा है पूर्वांचल ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, तो पूर्वांचल के अहम किरदार, अहम रोल की बात करी गई है इस कू में। बिल्कुल, जैसा हमने कल बात किया था स्मृति, नेशनल जो देश का जो देश की जो सत्ता है उसका गलियारा यूपी से होके जाता है और यूपी के सत्ता का गलियारा जो है पूर्वांचल से होके जाता है। तो पूर्वांचल में जो पार्टी मजबूत रहेगी, क्योंकि यहाँ काफ़ी सीट्स हैं और हमने कल इस पर डिस्कस भी किया था, क्योंकि 156 में करीबन 110 से ऊपर सीट्स बीजेपी ने जीती थी, तो वो निश्चित रूप से आपको एक आगे का रास्ता दिखाता है सत्ता तक। लेकिन सत्ता तक आप तब पहुंचेंगे जब उस क्षेत्र का विकास करेंगे। तो विकास पूर्वांचल का तो होना ही चाहिए, साथ साथ बाकी जो अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग एरिया, अलग अलग जोन है उत्तर प्रदेश के, विकास सबका होना चाहिए। डेवलपमेंट फॉर ऑल एंड अंतिम व्यक्ति तक सरकार की सारी स्कीम पहुंचनी चाहिए ताकि एक समग्र सबका विकास हो। ये बहुत ज़रूरत है। और मुझे लगता है आज, जो कि हमारी कल या परसों चर्चा में बात भी हो रही थी, कि कास्ट पॉलिटिक्स से ज़्यादा इस वक्त विकास की ज़रूरत है। जो युवा है, जो आजकल जो जनरेशन है, युवा पीढ़ी, वो विकास के लिए वोट करना चाह रही है, डेवलपमेंट के लिए आसपास में वोट करना चाह रही है। अच्छा प्रत्युष, हमारे पास कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट ट्रेंडिंग
टॉप खबरें, टॉप न्यूज भी हैं, आइए एक नजर डालते हैं। सबसे पहले ये खबर है यूपी इलेक्शन 2022 की। सोनभद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोला है इन्होंने खनन माफिया और परिवारवादियों को रोकना जरूरी है। ये हमारी कल भी इस विषय पे बहुत अहम चर्चा रही थी। माफियावादियों और परिवारवादियों, इस पर जो हमला है वो बीजेपी सरकार लगातार बोलती आ रही है। जी बिल्कुल, परिवारवाद, माफियावाद, लॉ एंड ऑर्डर, ये तीन ऐसी चीजें हैं जिस पे बीजेपी खुल के अटैक करती है, खासकर समाजवादी पार्टी के लीडर्स पे, उनकी जो सरकार 5 साल रही थी उसके ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जो है अग्रणी भूमिका निभाते हैं इसमें अपने पार्टी की तरफ से, चूंकि वो स्टार प्रचारक हैं। और हमेशा जब भी उनका आप एक रैलीज में अगर आप उनका भाषण सुने तो निश्चित रूप से वो माफिया और परिवारवाद के ऊपर बोलते हैं। परिवारवाद पे जब वो अटैक करते हैं तो एक तरह से वो उन सारी पार्टीज पर अटैक कर रहे होते हैं जहां पे एक परिवार का बोलबाला होता है उनकी नज़र में। तो ये वही उन्होंने आज सोनभद्र में भी इस चीज़ को रिपीट किया है और आगे भी ये चीज़ रिपीट होगी जब तक ये रैली चल रही है। इसके साथ हमारे पास 2 और हेडलाइंस हैं प्रत्युष, आइए उन पर भी नज़र डालते हैं। ये रशिया यूक्रेन जो बर्निंग हॉट टॉपिक अभी है। रूस के हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति का दावा, 6 दिन में मारे 6000 रूसी सैनिक। और दूसरी हेडलाइन है, क्या विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है रूस और यूक्रेन संघर्ष? आपके मन में उठ रहे हर सवाल का जवाब दे रहे हैं विशेषज्ञ। ये एक अहम खबर है आज जो भी पिछले 3-4 दिनों से बनी हुई है। फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही। मुझे और प्रत्युष को दीजिए इजाजत। एक अहम बात जानने से पहले आप सभी हमारे दर्शकों से, आप सब कू डाउनलोड करिए। और एक और बात, कू पे कूल है हिंदी, तो हिंदी में पोस्ट करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आज फिलहाल मुझे और प्रत्युष को दीजिए इजाजत। और हाँ, एक ज़रूरी बात जिसको हम अंडरलाइन करते आ रहे हैं अपने शो पे, कि आप सभी अपने मतदान, अपने वोट का इस्तेमाल करिए। नमस्कार। नमस्कार।